सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। कल भारत के गृह मंत्री ने, अमित शाह जी ने एक राष्ट्रीय टीवी चैनल पर खुलेआम झूठ बोला, खुलेआम देश की जनता को गुमराह किया और भारतीय जनता पार्टी की रिश्वतखोरी को, उनके ऊपर लगे आरोप को, उनके ऊपर लगे गुनाह को छिपाने का प्रयास किया। जिस बात के प्रमाणित तथ्य है, जिस बात की मनी ट्रेल है, जिस बात के सबूत पूरे देश और दुनिया के सामने आ गए हैं, उस बात को गृह मंत्री जी ने कल एक राष्ट्रीय टीवी चैनल पर नकारने का और तथ्यों को झुठलाने का काम किया। और मैं बिंदुवार करके आज देश के सामने पूरा सच लाना चाहता हूं। वो सच क्या है? ईडी के द्वारा जिस शरद रेड्डी को किंगपिन बताया गया शराब घोटाले का, ईडी के द्वारा जिस शरद रेड्डी को मुख्य घोटालेबाज बताया गया शराब घोटाले का, उस शरद रेड्डी के द्वारा 60 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी को दी गई है और यह सीधे सीधे क्विड प्रो को का मामला है। उससे रिश्वत ली गई और उसको बचाया गया। कार्रवाई होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर, कार्रवाई होनी चाहिए बीजेपी के नेताओं के ऊपर, गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए। लेकिन गिरफ्तारी हो रही है अरविंद केजरीवाल की, मनीष सिसोदिया की। मुझे पकड़ के 6 महीने जेल में डाला, एक झूठा, एक बेबुनियाद केस। 500 रेड मारी गई ईडी के द्वारा और उसमें एक भी रुपए की बरामदगी न अरविंद केजरीवाल जी के घर, न मनीष सिसोदिया जी के घर। मैं अपने केस के बारे में बोल नहीं सकता। कोई संपत्ति नहीं मिली, कोई पैसा नहीं मिला। बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हो जाते हैं, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो जाते हैं। सारी कार्रवाई आम आदमी पार्टी के नेताओं पर चलती है। और जब हम कहते हैं कि शरद रेड्डी ने कमल छाप दारू घोटाला जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उस कमल छाप दारू घोटाले पे कार्रवाई कब होगी, तो उस पर कोई ना ईडी बोलती है, ना सीबीआई बोलती है, ना मोदी जी बोलते हैं, ना अमित शाह बोलते हैं, ना नड्डा जी बोलते हैं, ना ही एलजी साहब बोलते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश में दोहरा कानून चलेगा? आम आदमी पार्टी के लिए बिना सबूत के कार्रवाई और भारतीय जनता पार्टी के लिए खुलेआम सबूत के बाद कार्रवाई नहीं। यह तो अन्यायपूर्ण कार्रवाई है। और देश के गृह मंत्री जो कल अपने इंटरव्यू में स्वीकार कर रहे हैं कि उनको सब पता था, तो उसके बाद उनकी पार्टी ने रिश्वत कैसे ली ऐसे आदमी से, जिसको खुद उनकी ईडी कह रही है कि वो किंगपिन है? ये तो आभार और धन्यवाद मैं देना चाहूंगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल जारी करो। तब यह पता चला कि ये तो रिश्वतखोरी शराब घोटाले में भाजपा ने खाई है। ये तो आभार व्यक्त करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा देश की ओर से माननीय मुख्य न्यायाधीश जी का कि उन्होंने कहा कि नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 5 जजों की बेंच ने कहा यह असंवैधानिक है, असंवैधानिक है, अवैधानिक है, इलीगल है, इसको जारी करो। और उसको खुलेआम प्रधानमंत्री जी भी डिफेंड कर रहे हैं और अमित शाह भी डिफेंड कर रहे हैं। रिश्वतखोरी के पक्ष में मजबूती से खड़े हुए। अब मैं आपको बिंदुवार करके बताता हूं। ये जो शरद चंद्र रेड्डी है, इसने
जब इसको दिल्ली में ठेका मिला, उसके बाद नवंबर 2021 से लेके जुलाई 2022 के बीच में इसने 5 जनवरी को 3 करोड़ चंदा बीजेपी को दिया, 12 जनवरी को 3 करोड़ चंदा बीजेपी को दिया, 2 जुलाई को 1.5 करोड़ रुपए चंदा बीजेपी को दिया, 12 जुलाई को 1.5 करोड़ रुपए चंदा बीजेपी को दिया। ये कब दिया? जब उसका ठेका यहां पे चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी को रिश्वत खिला रहा था वो उस समय। ये उसकी तारीख हो गई। अब आ जाइए 9 नवंबर 2022 को उसको जब छापे हुए उसके घर पे, तो उसने कहा कि उसने किसी को रिश्वत नहीं दी है। ये उसका स्टेटमेंट है। 9 नवंबर 2022 को शरद रेड्डी कहता है उसने किसी को रिश्वत नहीं दी। 10 नवंबर 2022 को शरद रेड्डी अरेस्ट हो जाता है। 15 नवंबर 2022 को फिर 5 करोड़ रुपए चंदा बीजेपी को देता है। 5 करोड़ रुपए चंदा 10 नवंबर को गिरफ्तार होने के बाद शरद रेड्डी 15 नवंबर को 5 करोड़ रुपए चंदा भारतीय जनता पार्टी को देता है। पार्टी विद द डिफरेंस, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, कमल छाप दारू घोटाला करके पैसा लेकर रिश्वत खाकर दूसरों पर आरोप लगाने वाली पार्टी 5 करोड़ रुपए की पहली किस्त पाती है। कब? 15 नवंबर 2022 को। जब वो ईडी के अरेस्ट में था तो उसके अकाउंट कैसे चल रहे थे? जब वो ईडी के अरेस्ट में था तो अपने बैंक खाते से वो कैसे वो पैसा बीजेपी को ट्रांसफर कर रहा था। 6 जनवरी 2023 को उसकी एक चार्जशीट आती है जिसमें ईडी कहती है कि शराब घोटाले का किंग पिन है शरद चंद्र रेड्डी। ध्यान से सुनिएगा। 6 जनवरी 2023 को 6 जनवरी 2023 को यानी कि उसकी गिरफ्तारी के बाद 10 नवंबर 2022 को गिरफ्तारी होती है। 6 नवंबर 2023 को उसकी चार्जशीट आती है जिसमें ईडी कहती है ये शराब घोटाले का किंग पिन है, मुख्य घोटालेबाज है और सबसे बड़ा लाभ उठाने वाला व्यक्ति है। 20 जनवरी 2023 को जब इसकी बेल एप्लीकेशन लगती है तो ये क्या कहता है अपनी बेल एप्लीकेशन में? During the hearing of his bail application in Rouse Avenue Court, Sharad Chandra Reddy accuses ED of putting undue pressure and using force on him and his employees to sign pre-dictated statements. 20 जनवरी 2023 को शरद रेड्डी कहता है कि उसके ऊपर और उसके कर्मचारियों के ऊपर ईडी दबाव डाल रही है अपनी ओर से कहे गए और अपनी ओर से लिखे गए बयानों पर हस्ताक्षर करने के लिए, बयानों को देने के लिए। He claimed that the accusation of paying 100 crore bribe to Delhi government officials was baseless. 20 जनवरी 2023 को शरद रेड्डी कहता है कि 100 करोड़ रुपए रिश्वत देने की बात, दिल्ली सरकार के अधिकारियों को देने की बात पूरी तरह निराधार है, झूठी है। उसकी बेल एप्लीकेशन तो पड़ी होगी, पढ़वा लीजिएगा, थोड़ा मेहनत कीजिए। मीडिया के लोग जैसे आम पूड़ी मिठाई पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी मेहनत इस पे भी कर लीजिए। आम पूड़ी मिठाई आलू पे तो दिन रात मेहनत हो रही है, इस केस की पड़ताल तो कीजिए, सच तो लाइए देश के सामने। क्या हुआ है अरविंद केजरीवाल के साथ?
और क्यों मैं बार बार कह रहा हूं कि यह गहरी साजिश है। और कल गृह मंत्री के बोलने के बाद तो पूरे देश को यह जानना जरूरी है। आगे पढ़ रहा हूं। 26 अप्रैल 2023 जब शरद चंद्र रेड्डी को 6 महीने हो जाते हैं, तब वो अचानक पलटी मारता है और 26 अप्रैल 2023 को वो बयान देता है कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का कुछ हिस्सा, जिस बात को 20 जनवरी 2023 को इनकार कर रहा है, 26 अप्रैल 2023 को कह रहा है 100 करोड़ रुपए का रिश्वत का कुछ हिस्सा देने के लिए मैं एग्री किया था, मैंने सहमति दी थी। और इस बीच क्या होता है कि उसकी बेल जो है वो 20 जनवरी 2023 को रिजेक्ट हो जाती है ईडी के विरोध के बाद। जब वो मना करता है कि उसने कोई रिश्वत नहीं दी, तो ईडी उसके बेल का विरोध करती है और उसकी बेल लोअर कोर्ट से रिजेक्ट हो जाती है। अब 8 मई 2023 को यही शख्स हाई कोर्ट पहुंचता है और हाई कोर्ट में कहता है, 26 अप्रैल को सुन लीजिएगा, याद कीजिएगा, 26 अप्रैल 2023 को उसने कह दिया हां कुछ हिस्सा हमने रिश्वत की देने की सहमति दी थी, 100 करोड़ की रिश्वत के कुछ हिस्से को हमने भी देने की सहमति की थी। 26 अप्रैल को यह कहता है और 8 मई 2023 को जब दिल्ली हाई कोर्ट में वो अपनी इंटरिम बेल फाइल करता है और कहता है, एक तरफ सत्येंद्र जैन की इंटरिम बेल फाइल होती है, उनकी सर्जरी करानी होती है, 26-28 किलो वजन कम हो जाता है, उसका जमकर ईडी विरोध करती है, आप सबको पता है। लेकिन इतनी बड़ी बीमारी इसको हो जाती है 8 मई 2023 को कि ईडी उसकी बीमारी के एप्लीकेशन का विरोध नहीं कर पाती। अब आप सुनिए कितनी बड़ी बीमारी हो गई इसको। 8 मई 2023 को अचानक उसको इतनी बड़ी बीमारी हो जाती है जिसकी बीमारी का ईडी विरोध नहीं करती, और वो बीमारी है कमर दर्द। कमर दर्द, आप लोग भी कभी जेल जाइएगा तो याद रखिएगा, कमर दर्द के नाम पे आपको बेल मिल सकती है, सर्जरी के नाम पे नहीं मिलेगी, लेकिन कमर दर्द के नाम पे मिल सकती है। कमर दर्द के नाम पे उसको बेल मिल जाती है। 8 मई को उसको बेल मिलती है 2023 में, और 2 जून 2023 को वो सरकारी गवाह बन जाता है। 2 जून 2023 को वो सरकारी गवाह बन जाता है और उसके बाद वो 50 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा देता है। 50 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा देता है। और कल गृह मंत्री जी पूरे देश के सामने झूठ बोल रहे हैं, एक राष्ट्रीय टीवी चैनल पे बैठकर कह रहे हैं, अरे भाई अगर उसने हमारी मध्य प्रदेश यूनिट को चंदा दिया है, अगर वो आरोपी था तो उसको चंदा नहीं देना चाहिए था, इस तरह की बातें। आप देश के गृह मंत्री हो, ईडी जांच करके चार्जशीट लगा रही है कि वो किंग पिन है, शराब का मुख्य घोटालेबाज है। उससे तो आपने रिश्वत ली, उसकी गिरफ्तारी के बाद आपकी पार्टी ने रिश्वत ली 55 करोड़ रुपए की। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई अब तक? कितने लोगों से पूछताछ हुई अब तक? हमारे नेताओं के घर से तो 1 रुपए बरामद नहीं हुआ, उनको तो पकड़ के जेल में डाल दिया आपने। जिस व्यक्ति ने खुलेआम आपको 55 करोड़ रुपए गिरफ्तारी के बाद और 5 करोड़ रुपए गिरफ्तारी से पहले 60 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है, उस पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? तो आपने तो स्वीकार कर लिया कि आपने पैसा लिया है। मध्य प्रदेश यूनिट या बंगाल यूनिट या तमिलनाडु यूनिट
किस यूनिट को पैसा मिला, ये तो जांच शुरू करोगे तब पता चलेगा ना, कैसे कैसे पैसा लिया, कहां से रूट होके आया। और आपको यह पता है कि मध्य प्रदेश यूनिट को मिला, इसका मतलब आपको पता था 55 करोड़ रुपए की रिश्वत आ रही। एक पार्टी को 55 करोड़ रुपए मिल गए, उसको पता ही नहीं चला। ऐसा रुपया बह रहा पानी की तरह, और उसके खाते नहीं सीज हुए, उसकी प्रॉपर्टी अटैच नहीं हुई, उसको पार्डन मिल जाता है, कोर्ट से माफी मिल जाती है। तो ये तथाकथित शराब घोटाला पूरी तरीके से खुली किताब की तरह अब देश के सामने आ गया है। शराब घोटाला जो हुआ है वो कमल छाप दारू घोटाला है, और ये कमल छाप दारू घोटाला देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सर से लेकर पांव तक भारतीय जनता पार्टी शराब घोटाले में डूबी हुई है। और उसके सारे प्रमाण और तथ्य मैंने तारीख वार एक एक डेट करके आपको बता दी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आम, आलू, पूड़ी, केला इससे बाहर निकलकर अब कम से कम ये सत्य भी देश के चौथे स्तंभ को दुनिया के सामने, देश के सामने रखना चाहिए। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। एक मैं चाहता था थोड़ा सा सुन लीजिए गृह मंत्री जी को। है कि क्या ऐसा प्रेशर बना कि वो अप्रूवल बन गया, उसका सारी फंडिंग केवल बीजेपी को की? फंडिंग का इससे कोई लेन देन नहीं है। ये बॉन्ड उनके मध्य प्रदेश यूनिट में, मेरे पास जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन मध्य प्रदेश यूनिट ने लिए हैं और रूटीन में भी है। ऑन द काउंटर रेट होना चाहिए, केस होने के बाद उनको नहीं देना चाहिए। उनको रिट्रीव नहीं है ना, उनको एक तरीके से बच गए वो, कि एक तरीके से डील हो गई। क्या डील हो गई? अप्रूवल बन गए। अप्रूवल बनने से तो गुनाह कबूल करना पड़ता है राहुल। कानून का स्टेटस आपको मालूम है। पहले जेल में थे, आप छूट गए। पहले छूट गए थे, बाद में अप्रूवल बने। डील हुई ना, इसलिए छूट गए। नहीं, डील नहीं हुई है, पहले छूट गए थे वो तो। कब के? इसके 6 महीने बाद अप्रूवल बने साहब। पहली बात तो ये झूठ बोल रहे हैं, 6 महीने बाद अप्रूवल नहीं बने। जब उनको बेल हुई 8 मई को और 2 जून को वो अप्रूवल बने हैं, तो 6 महीने कहां हो गया भाई? 8 मई को तो वो छूट गए और 2 जून को वो अप्रूवल बने। और 2 जून को जब वो अप्रूवल बन गए, जब पूरे दुनिया को पता चल गया, और खुद गृह मंत्री कह रहे हैं कि अप्रूवल बनने का मतलब होता है गुनाह कबूल करना। सुन लिया आप लोगों ने? सुना आप लोगों ने ना? अभी गृह मंत्री क्या कह रहे हैं? अप्रूवल बनने का मतलब होता है गुनाह कबूल करना। तो 2 जून 2023 को तो अप्रूवल बन गए, गुनाह कबूल कर लिया उन्होंने। तब 8 नवंबर 2023 को आपने 50 करोड़ रुपए कैसे लिया? ये डिटेल है, इसको चेक कर लीजिएगा, इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल। अगर उन्होंने गुनाह कबूल कर लिया, तो गृह मंत्री कह रहे हैं ना, मेरे मुंह से तो नहीं निकला, ये तो गृह मंत्री कह रहे हैं अप्रूवल बनने का मतलब होता है गुनाह कबूल करना। आपको कानून नहीं पता, पत्रकार को कह रहे हैं आपको कानून नहीं पता, अप्रूवल बनने का मतलब होता है गुनाह कबूल करना। तो जिस व्यक्ति ने गुनाह कबूल कर लिया 2 जून 2023 को, उससे आपने 8 नवंबर 2023 को 50 करोड़ रुपए कैसे ले लिए भाई? तो अब तो आपसे जरूर पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि ये पैसा तो आपने तब लिया जब उसने गुनाह कबूल कर लिया। और ये खुद आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। शाम को 6:30 बजे 21 मार्च को जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल देश और दुनिया के सामने आई, जैसे ही ये पता चला कि दरअसल कमल छाप दारू घोटाला तो भाजपाइयों ने किया है, 6:30 बजे ये जानकारी आई और 7:14 पे ईडी पहुंच जाती है अरविंद केजरीवाल जी के घर। ये है पूरी गहरी साजिश। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे ही शराब घोटाले का खुलासा होता है,
कि शराब घोटाला दरअसल भाजपा ने किया है, शाम को 6:30 बजे पता चलता है। 7:14 पे तुरंत ईडी पहुंच जाती है अरविंद केजरीवाल जी के घर और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जी, आपका प्रश्न था। सर, मैं ये कह रहा था कि शरद चंद्र रेड्डी का मामला आप लोग बार बार उठा रहे हैं, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है, डिटेल्स बता रहे हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, बीजेपी को जो पैसा दिया गया है, कोर्ट में भी अरविंद जी ने ये बात कही है। इसका वे आउट क्या है इस पूरे मामले में? आप लोग इसका वे आउट सीधे सीधे ये है कि जांच एजेंसियों को देश की जनता से तनख्वाह मिलती है। वो किसी नरेंद्र मोदी के या अमित शाह के नौकर नहीं है। वो देश की जनता के टैक्स के पैसे से तनख्वाह पाते हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि जो कार्यभार उनके पास है उसको वो ईमानदारी से पूरा करें। तो ईडी और सीबीआई को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए और देश की जो सरकार है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का दावा करती है और भ्रष्टाचारियों को अपने साथ शामिल करती है और खुद भ्रष्टाचार करती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो उस सरकार को भी कार्रवाई करनी चाहिए। एलजी साहब रोज बोलते हैं, एलजी साहब को भी चिट्ठी लिखनी चाहिए इस पे ईडी सीबीआई की जांच हो। आखिर एक पार्टी को मनी ट्रेल मिल गया, खुलेआम रिश्वत उसको मिली है, 60 करोड़ रुपए की रिश्वत उसने शरद चंद्र रेड्डी से ली है। उनके किसी नेता से अब तक पूछताछ नहीं हुई, उनके खिलाफ कोई एफआईआर अब तक नहीं हुई। तो इसमें वे आउट क्या है? इसमें तो सीधे सीधे ईडी सीबीआई को कार्रवाई करनी चाहिए। एक केस में जहां आपको कुछ नहीं मिला वहां हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सबको आपने अंदर कर दिया, और एक केस में जहां सीधा प्रमाण है वहां आप गजनी मोड में हैं। आप कह रहे हैं हम तो भूल गए सब कुछ। तो ये कैसे चलेगा? और आपका कोई प्रश्न? अब एक प्रश्न जो कल का मैंने बताया था फिर आपको दोहरा दे रहा हूं। आम पूड़ी मिठाई वाले पे, क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं उस पर तो बोले ही नहीं। तो इसका पैरा जो कोर्ट का ऑर्डर हुआ था जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी न्यायिक हिरासत में भेजे गए थे 1 अप्रैल 2024 को, तो उस दिन कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया है, कृपा करके ये आप लोग जरूर सुन लीजिए और आपके टीवी चैनल पे जब भी आम पूड़ी मिठाई चले तो ये खबर जरूर चलनी चाहिए साथ में, वरना कहीं ना कहीं वो तथ्यों को छुपाने की बात होगी। इससे ईडी के झूठ का खुलासा होता है। जेल अथॉरिटीज, जेल हॉस्पिटल, the jail superintendent concerned is also hereby directed to provide the accused applicant with isabgol, glucose, toffees, banana as and when required in the case of sudden fall of his शुगर लेवल। ये कोर्ट के ऑर्डर में है। मैं हैरान हूं कि आप लोगों ने दिखाया क्यों नहीं अब तक। इसलिए तो कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि उनको ग्लूकोज, केला, टॉफी ये उपलब्ध कराई जाएगी। आप लोगों को तो शायद पता भी नहीं होगा, उनकी ईडी कस्टडी में उनकी शुगर 45 तक गई थी। किसी को पता है इस देश में? 45 तक गई थी उनकी शुगर। देश के जितने पत्रकार अरविंद केजरीवाल को जानते हैं वो जानते हैं कि वो इंसुलिन आज से नहीं 20 साल से ले रहे हैं। पिछले 30 साल से वो शुगर के मरीज है। ये सच आखिर क्यों छिपाया जा रहा है? इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि एक गहरी साजिश है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, केंद्र की सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा उनको जान से मारने की ये साजिश है। इंसुलिन न देना अपने आप में
ऐसी आपराधिक कार्रवाई है जो कि जानलेवा है, जो किसी का जीवन ले सकती है। क्योंकि आप सब जानते हैं, अगर कोई शुगर का मरीज है, उसको इंसुलिन ठीक से नहीं मिली या उसका शुगर डाउन हुआ, तत्काल उसको कुछ भी ग्लूकोज खाने के लिए नहीं मिला, मीठा खाने के लिए नहीं मिला, तो उसके साथ कोई भी घटना हो सकती है। ये आप सब लोग जानते हैं। और इसीलिए कोर्ट ने ऑर्डर किया कि उनको ग्लूकोज, उनको टॉफी, उनको केला उपलब्ध कराया जाएगा। और 48 मील में से एक आलू पूड़ी चली गई प्रसाद के रूप में। आलू पूड़ी, आलू पूड़ी, आलू पूड़ी चल रहा है। हद है। मतलब मैं तो हैरान था इनकी साजिशों को देख के कि एम्स का डाइट चार्ट लेके आ गए। बताइए आप, आपने दुनिया में कभी सुना है कि किसी मरीज को दिखाए बगैर उसकी डाइट लिख दी जाए? सुना है कभी आपने? वो भी एम्स जैसा अस्पताल। ना मेडिकल हिस्ट्री देखी गई अरविंद केजरीवाल की, ना उनका वेट लिया गया, ना उनका मसल लिया गया, ना उनके बीमारी के बारे में जाना गया, और ना ये जाना गया कि इनको किन चीजों से एलर्जी है, किन चीजों से नहीं है। और उनका डाइट चार्ट दिखा रहे हो आप, एम्स का डाइट चार्ट कल बनवा के लेके आ गए। ये क्यों कर रहे हो साजिश भाई? दुनिया का कोई डॉक्टर बगैर मरीज को देखे हुए, उसका वजन लिए हुए, उसकी बीमारी की हिस्ट्री जाने हुए डाइट नहीं लिखता है। तुम्हारी साजिश एक्सपोज हो रही है भाजपाइयों। तुम देश के सामने पूरी तरीके से बेनकाब हो रहे हो। एम्स जैसे अस्पताल को, एक प्रतिष्ठित अस्पताल को आपने इन्वॉल्व कर दिया। अरविंद केजरीवाल को दिखाया आपने एम्स में? दिखाया है तो दिखाइए, आपने कहां दिखाया? जब किसी मरीज को आपने दिखाया ही नहीं, उसकी मेडिकल हिस्ट्री नहीं रखी किसी के सामने, तो आपने कैसे भाई उनका डाइट चार्ट बनवा लिया एम्स से? हवा में। और शुगर लेवल की बात मैं बता रहा हूं, मैं तो बताया एक दिन उनकी शुगर ईडी कस्टडी में 45 तक पहुंच गई थी। किसको पता है देश भर में? तो आप जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। कुख्यात से कुख्यात अपराधी अगर वो कह दे हमारे सीने में दर्द हो रहा है, तो उसको तुरंत एम्स लेके भागते हो। कोरोना के समय में कोई एम्स में भर्ती था, कोई कहीं भर्ती था, कोई कहीं भर्ती था। मैं आपको शुगर लेवल बताता हूं अरविंद केजरीवाल का। बारह अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की शुगर थी 320, 13 अप्रैल की थी 270, 14 अप्रैल की थी 300, 15 अप्रैल की थी 300, 16 अप्रैल की थी 250, 17 अप्रैल की थी 280। ये उनका शुगर लेवल है। तो आप मुझे बताइए कि ऐसी स्थिति में एक आदमी जो 20, 25 साल, 30 साल से शुगर का मरीज है, जिसको इंसुलिन लेनी पड़ती है, 54 यूनिट इंसुलिन लेनी पड़ती थी 24 घंटे में, उसको आप इंसुलिन नहीं दे रहे हो। तो मुझे ये बात कहनी थी। सर, जेल प्रशासन के थ्रू जो जानकारी मिली है और कोर्ट में ईडी के द्वारा जो दस्तावेज दिया गया है, उसमें जो रीडिंग है शुगर की और आप लोग जो बता रहे हैं, इन दोनों में बहुत अंतर है। कोर्ट के द्वारा, ईडी के द्वारा जो दिया गया है, उसमें मैक्सिमम एक बार 280 है और आप लोग 300 से ऊपर कई बार बता रहे हैं। ये डेटा कहां से आया? आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल के पास ग्लूकोमीटर है, मेरे पास भी था, कोर्ट ने परमिशन दिया था, और उस ग्लूकोमीटर से किसी भी समय आप शुगर चेक कर सकते हैं। सो के उठने से लेकर रात के सोने तक तुरंत आपको रीडिंग बताएगा, पूरी हिस्ट्री उसकी आपको मिल जाएगी। इसलिए जो हम आपके सामने पढ़ रहे हैं वो 100% सही है। और बताइए आप। सर, आज कोर्ट में सीबीआई ने ये कहा कि
देखिए, अब किसी के कहने के पीछे कोई तथ्य होना चाहिए ना, कोई सबूत होना चाहिए, कोई आधार होना चाहिए। हवाई बातें, अरे साहब इनको इतनी रिश्वत दी, इन्होंने गोवा में खर्चा कर दिया चुनाव में, तो चलिए हम 10 स्टेटमेंट दिलवा दे रहे हैं। सब कहेंगे 5 करोड़ रुपए हमने अमित शाह को दिया, 10 करोड़ नड्डा जी को दिया, 20 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी को दिया, 100 करोड़ रुपए इनकी बॉम्बे यूनिट को दिया, 50 करोड़ रुपए इनके मध्य प्रदेश यूनिट को दिया, और इन लोगों ने खर्चा कर दिया चुनाव में। न सिर है न पैर है आपकी जांच का। लोगों के स्टेटमेंट ले लेके, दबाव बना के स्टेटमेंट ले लेके, वही आदमी कोर्ट में कह रहा है हम पे दबाव बनाया जा रहा है, फिर वही आदमी आपके दबाव में बयान दे रहा है, फिर उसी बयान के आधार पे ना आपको कोई तथ्य मिल रहा है, ना प्रमाण मिल रहा है, ना 1 रुपए की बरामदगी हो रही है, ना कोई संपत्ति मिल रही है, उठा के आपने पकड़ के जेल में डाल दिया। और हमको क्या कहा था, वो तो किंग पिन है। आप बोलिए, मैं नहीं बोलूंगा, मुझे मना किया कोर्ट ने। आप बताइए मुझे क्या बोला था, पढ़ लीजिएगा कि मुझे भी क्या बोला था। मुझे तो रोका हुआ है कोर्ट ने, इसलिए मैं नहीं बोल सकता। तो इसलिए ये किसको क्या बोल दे और बाद में उससे संबंधित कोई प्रमाण नहीं दे पाते। सर एक सवाल जो प्रथम चरण का चुनाव हुआ है उसको लेके है कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, उसको किस हिसाब से? नहीं, कुछ स्टेट में बहुत ज्यादा हुई है वोटिंग परसेंटेज, तमिलनाडु में ज्यादा हुई है, बंगाल में भी अच्छी वोटिंग परसेंटेज है। तो अब मुझे तो लग रहा है जहां इन लोगों का गढ़ तथा कथित अपने आप को कहते हैं वही वोटिंग परसेंटेज डाउन हुई है, वहां के वोटर्स में उत्साह कम दिखा है। तो ये किस ओर परिणाम संकेत दे रहे हैं आप समझ सकते हैं। और इसमें मुझे लगता है कि कल जो हुआ है पहला चरण, उसमें इंडिया गठबंधन की एक तरफा जीत होगी जब परिणाम आएगा, एक तरफा।